ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी जाति, धर्म या रीति रिवाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। फना तेरे इश्क में बनारस रात के करीब 10 बजने को थे। 80 घाट की सीढ़ियों पर घुटने पर सिर रखे बैठी माहिरा, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होगी, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, खून की तरह लाल सूजी हुई आंखें, जिसमें अपार दर्द और उदासी साफ नजर आ रही थी। होंठ गुलाबी की पंखुड़ी की तरह, जिसे मानो मुस्कुराना भूल गई हो। उसने सफेद शूट पहन रखा था, बालों को बांधे हुए जो ठीक से बंधे नहीं थे, जिससे उसके बालों आंखें को ढक लेती, जैसे मानो उसकी आंखें उसे कुछ दिखाना चाहती हों। और उसकी कानों में गूंजती उसकी चीखें, जिससे उसके आंसू बाहर निकालकर घाट में गिर जाते। तभी पंडित जी उसके पास आकर प्यार से बोले, बेटा, इतनी रात को घाट पर रुकना अच्छी बात नहीं है। अपने घर जाओ। मेरा घर उजड़ चुका है। पंडित जी, मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। सब मेरी जिंदगी बच गई, जो खत्म नहीं हो रही। मरना चाहती हूं, पर मौत नहीं आ रही। माहिरा ने भावहीन होकर बोला, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा। ये जिंदगी ऊपर वाले की देन है, और तुम जहां हो, ये कोई आम जगह नहीं है। ये बनारस है, महादेव की नगरी, जो लोगों को जीना सिखाती है और मोक्ष भी दिलाती है। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किन्होंने किया है, पर तुम यहाँ बनारस आई तो महादेव ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, और किसी खास वजह से बुलाया है। ऐसे जिंदगी से मुंह मत मोड़ो, उसे कोसो मत, बस इतना सोचो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल अभी नहीं मिली है, तुम्हें उसके लिए जीना है। तुम्हारी आंखों में जो अधूरापन है ना, वो पूरा होगा। पंडित जी ने पानी में माहिरा की आंखें देखकर कहा, मेरे पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है। पंडित जी, मैंने सुना था बनारस में जो आता है वो कभी जा नहीं पाता, इसलिए यहां आई ताकि मैं कहीं ना जा पाऊं। ठीक कहा तुमने। बेटा, जो बनारस आता है वो कभी नहीं जा पाता, क्योंकि यहां से जो इंसान जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं जाता। और तुम भी नहीं जाओगी। मुझे मेरे महादेव पर पूरा विश्वास है। देखना, तुम्हें जीने की उम्मीद भी मिलेगी, और जब तुम लौटोगी तो बेहतर लौटोगी। महादेव तुम्हें हिम्मत दे आने वाली मुसीबतों से लड़ने की। इतना कहकर पंडित जी ने माहिरा के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। माहिरा वहीं बैठी रही। उसने अपनी आंखें मूंदी तो घर में लगी आग दिखाई दी, जिससे वो कांप उठी। उसने खुद से बड़बड़ाया, मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जो मेरा प्यार, दोस्त, मेंटोर, मेरी दुनिया, मेरा घर, सब कुछ था। मैंने उसे खो दिया। मैंने अपने अक्षत को खो दिया। उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। कुछ करने को नहीं बचा, ना कुछ पाने को। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। माहिरा रो पड़ी। तभी हवा के तेज झोंका आया और एक पेपर का छोटा टुकड़ा उड़कर उसके चेहरे को ढक लिया। माहिरा पेपर के टुकड़े को अपने चेहरे से हटाई और उसे पढ़ने लगी। जैसलमेर में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक पूरे जिले में लगभग 200 मौतें हो चुकी हैं, और मौत रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव में मौतों का आंकड़ा ज्यादा है, जिनमें मेहरगढ़, काल्पनिक गांव, सबसे ऊंचे स्थान पर है। यहां राजघराना है, पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, और हैं भी तो यहां ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। डॉक्टर अपनी जी जान लगाकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। पेपर पढ़कर माहिरा खुद से बड़बड़ाई, ऐसा क्या हो रहा है जैसलमेर में, जहां इतनी मौतें हो रही हैं? मुझे वहां जाना है। माहिरा अपना फोन ऑन की और अपनी दोस्त शोभा के पास कॉल लगाई, जो जयपुर में हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करती थी। शोभा अभी ऑफिस के बाहर थी और काफी परेशान थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने जब स्क्रीन पर माहिरा का नाम देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने फोन उठाया और कान पर लगाकर कहा, माहिरा। हाँ, मैं माहिरा बोल रही हूँ। शोभा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम अपना बताओ। तुम्हें पता है मैंने तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की। मुझे पता चला जो तुम्हारे साथ हुआ। अक्षत ये डिजर्व नहीं करता था। वो भी इतना अच्छा था, सबकी हेल्प करता था, और दूसरों को भी हेल्प करने को इंस्पायर करता था। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। ये छोड़ो शोभा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। माहिरा ने गंभीरता से कहा। हाँ बताओ माहिरा, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? शोभा प्यार से पूछी। मैं जैसलमेर में ड्यूटी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं वहां के लोगों का इलाज करूं, अपने डॉक्टर का फर्ज निभाऊं, और वहां के लोगों की जान बचाऊं। क्या वहां के सिटी हॉस्पिटल में मैं हेड डॉक्टर बन सकती हूं? यह सुनकर शोभा खुश हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा,
तुम सच कह रही हो ना, माहिरा? हम क्या मेरा ट्रांसफर दिल्ली से जैसलमेर में हो सकता है? सबसे सीनियर डॉक्टर के रूप में। तुम जैसी डॉक्टर सीनियर ही डिजर्व करती हैं और तुम्हारी काबिलियत पर मुझे क्या कोई भी शक नहीं कर सकता। जिस तरह ने तुम्हें कोविड में काम किया, वो मिसाल है। समझो तुम्हारा जैसलमेर में ट्रांसफर हो गया। थोड़ी देर में राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल हेल्थ मिनिस्ट्री से तुम्हें मेल आ जाएगा। थैंक यू सो मच शोभा। तो मैं जैसलमेर के लिए निकल जाऊं? बस पकड़ लूं। सुबह निकलना दिल्ली से ट्रेन मिल जाएगी, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ। बताओ माहिरा, तुम जैसलमेर ही क्यों जाना चाहती हूँ? शोभा गंभीरता से पूछी। क्योंकि मैं इन सब से दूर जाना चाहती हूँ, और पता नहीं क्यों मेरा दिल जैसलमेर जाना चाहता है। एक रीजन ये है कि वहां लोगों की जान जा रही है, और दूसरा अक्षत की बातें। मैंने उसे प्रॉमिस किया, मैं अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाऊंगी, और इस वक्त जैसलमेर को मेरी जरूरत है। ओके माहिरा, तुम बहुत नेकी का काम कर रही हो। ऑल द बेस्ट। तुम जयपुर आओ, उसके बाद यहां से जैसलमेर जाना है। तुम्हें थोड़ी देर में मेल आ जाएगा। गुड नाइट। शोभा मुस्कुराकर बोली, बाय। ये कहकर माहिरा ने फोन रख दिया। वो उठी और अपना चेहरा पानी में देखकर बोली, पता नहीं क्योंकि मेरा दिल जैसलमेर जाने के लिए इतना बेताब हो रहा है। वहां कुछ तो है जो मेरा दिल मुझे वहां लेकर जाना चाहता है। माहिरा होटल पहुंची, अपने रूम में आकर अपना सामान पैक की और बिल देकर हॉस्पिटल से निकल गई। बस स्टैंड पहुंची, वहां से दिल्ली चली आई जहां उसका घर था। अपने घर आकर नहा धोकर रेडी हुई। इसी बीच उसे राजस्थान हेल्थ मिनिस्ट्री से मेल आ गया, जिसके बाद माहिरा दिल्ली से जयपुर शोभा के पास पहुंच गई। शोभा माहिरा को देखकर बहुत खुश हुई। उसने प्यार से कहा, माहिरा, अब भी तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं तो कहूंगी तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो।